नमस्कार, शाम के 5 बज चुके हैं। आप जानते हैं वक्त हो गया बहस का। नंबर 1 शो ताल ठोक के आपके साथ में हुआ अमन चोपड़ा। आप देख रहे हैं दाऊद डर गया, समझो मर गया। बुरा हाल है दाऊद का। दाऊद इस वक्त आईएसआई के कांटेक्ट में है। ये हमको हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि पाकिस्तानी सेना के कुछ अधिकारियों से बात कर रहा है दाऊद इब्राहिम। आईएसआई से सेफ हाउस में शिफ्ट करने की बात कर रहा है दाऊद इब्राहिम, और अपनी गैंग के अनीस और छोटा शकील के भी संपर्क में है दाऊद इब्राहिम। क्योंकि अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी दाऊद इब्राहिम पर जी न्यूज का वर्ल्ड एक्सक्लूसिव खुलासा। आप जानते हैं पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा आघात है। दाऊद डरा हुआ है, पाकिस्तान भी डर गया है। जी न्यूज ने दाऊद इब्राहिम पर ऐसे सबूत दिखाए हैं जिसे इमरान खान चाहकर भी अब झुटला नहीं सकते हैं। जी न्यूज के पास दाऊद इब्राहिम के CNIC नंबर, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये टीवी न्यूज के इतिहास में पहली बार होने जा रहा है जब आप दाऊद इब्राहिम का, जिस तरह भारत में आधार नंबर होता है ना, ध्यान से समझिएगा, इंडिया में आधार नंबर होता है आपका नेशनल आइडेंटिटी आइडेंटिफिकेशन नंबर, उसी तरह पाकिस्तान में होता है CNIC नंबर, कंप्यूटराइज्ड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नंबर। दाऊद इब्राहिम का CNIC नंबर 423012739009। दाऊद इब्राहिम के CNIC नंबर पर वर्ल्ड मीडिया में जी न्यूज का यह बड़ा खुलासा। यह पहली बार है जब CNIC, अब आप सोचिए, पाकिस्तान कहता है कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में है ही नहीं। अगली नंबर दाऊद इब्राहिम को कहां से मिला, यह CNIC नंबर कहां से आया? 423012739009। दूसरा, जी न्यूज के पास दाऊद के पाकिस्तानी पासपोर्ट को लेकर भी बड़ी जानकारी है। पासपोर्ट पर दाऊद इब्राहिम का नाम है दाऊद हसन शेख। दूसरा सवाल, पाकिस्तान कहता है अगर दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में नहीं है तो फिर पासपोर्ट किसने इशू किया दाऊद इब्राहिम को? दाऊद इब्राहिम का पासपोर्ट कहां से आया? इमरान खान, आपसे सवाल। तीसरा, दाऊद इब्राहिम का पता हम लोग बताने जा रहे हैं आपको। D13 क्लिफ्टन कराची। D13 क्लिफ्टन कराची, मतलब जी न्यूज ने दाऊद के ठिकाने का सटीक पता बताया, दाऊद के सदस्यों को लेकर जानकारी दी, दाऊद इब्राहिम की बैंक डिटेल्स दिखाए, और इससे दाऊद इब्राहिम डर गया है। मैंने आपको बताया तो पाकिस्तान की सेना के अधिकारियों को फोन कर रहा है, आईएसआई से उससे छिपने के लिए मदद मांगी जा रही है। जी न्यूज ये पूछ रहा है कि दुनिया अंतरराष्ट्रीय आतंकवादियों के अंत के लिए एक होती है, दाऊद के लिए कब एक होगी? लेकिन ये बड़ा सवाल 2 विंडो में आप समझ जाएंगे। सवाल ये, ऑपरेशन जेरेनिमो जानते हैं आप क्या था? ऑपरेशन जेरेनिमो, यह ऑपरेशन जेरोनिमो चलाया गया था 2001 में लादेन के खिलाफ, जब सील कमांडोज ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर लादेन को मारा था। हम लोग ये सवाल पूछ रहे हैं, दाऊद के खिलाफ ऐसा ऑपरेशन कब होगा? दाऊद के खिलाफ ऑपरेशन जेरोनिमो आखिर कब होगा? दाऊद के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक कब होगी? क्या लादेन की मौत मरेगा दाऊद इब्राहिम? ये तमाम सबूत सामने आने के बाद डिबेट शुरू कर रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, मेरे साथ उज्जवल निकम सीनियर एडवोकेट हैं, आप जानते हैं, वो मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मेरे साथ जी पार्थ सारथी हैं जो कि इंडियन हाई कमिश्नर हैं पाकिस्तान में, वो मेरे साथ हैं। MS बिट्टा साहब, इफ्तिखार मिसगर मेरे साथ हैं, और बलजीत परमार जो कि क्राइम जर्नलिस्ट हैं और दाऊद इब्राहिम को सबसे करीबी से जानने वाले अगर कोई पत्रकार हैं तो यही हैं, इनका नाम है बलजीत परमार। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुधांशु त्रिवेदी साहब, अब मतलब ये तो नया भारत है ना सर, हम तो घर में घुसकर मारते हैं, ये तो गलवान के बाद वाला भारत है। गलवान में तो हड्डी तोड़ पराक्रम हम लोगों ने दिखाया, हमने उड़ी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक की, हमने बालाकोट में घुसकर पाकिस्तान को मारा। अब दाऊद इब्राहिम के लिए किसी मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं क्या हम लोग? इतनी डिटेल्स है अब तो भाई। त्रिवेदी जी देखिए, आज का जो भारत है, मैं कहता हूं ये वास्तविक भारत है। इससे पहले का भारत एक विचित्र भारत था। दुनिया में जहां कहीं भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, अमन जी आपने देखा होगा, हमेशा छोटा और कमजोर कहता है कि बड़ा और ताकतवर मुझे सता रहा है। मगर यहां एक विचित्र बात थी कि हम बड़े थे, हम ताकतवर थे, और हमारा पड़ोसी पाकिस्तान छोटा और कमजोर था, मगर हम ज्यादातर समय, अटल जी के दौर को छोड़ दें, आजादी के बाद यही समझाते रहे कि साहब वो हमें सता रहा है। ये वास्तविक भारत नहीं था। मोदी जी की सरकार आने के बाद अब वास्तविक भारत उभर के सामने आया है। अब हम किसी प्रकार की नॉनसेंस को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। और दाऊद के प्रकरण पर जो हुआ है, पहली बार पाकिस्तान की सरकार दबाव में
चाहे जाने में या अनजाने में, चाहे वो अपने स्टेटमेंट को विड्रॉ करने की बात कहे, उसके मुंह से सच निकल गया। यानी पहली बार पाकिस्तान की सरकार ने स्वीकारोक्ति की है कि दाऊद वहां पर है। क्यों? कारण यह है, उरी का जवाब सर्जिकल स्ट्राइक था, पुलवामा का जवाब बालाकोट था। अब वो दिन चले गए जब भारत को एक सॉफ्ट स्टेट माना जाता है। चाइना हो या पाकिस्तान, भारत अब अपने हितों को सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह दृढ़ है। मैं अमन जी कहना चाहता हूं, एक दौर वो था लंबे समय तक, आजादी के बाद 50-55 साल तक, कि हम हर लड़ाई हमारी फौज जीतती थी और हम सुलह की टेबल पर हार के चले आते थे, जिसके लिए कहा जाता था हम सुलह की शक्ल को संवारते रहे और जीतने के बाद बाजी हारते रहे। और अब चाहे मैदान डिप्लोमेसी का हो या मैदान जंग का हो, भारत पूरी मजबूती के साथ अपने वास्तविक स्वरूप में सामने है। तो मैं कहना चाहूंगा, मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत नहीं है, वास्तविक भारत। नहीं तो त्रिवेदी जी, ये तो एक्शन के साथ बताना होगा ना। ये तो फिर वही सवाल है मेरा आपसे, इसलिए दोबारा रिपीट कर रहा हूं। आप क्या उम्मीद कर रहे हैं कि पाकिस्तान सौंप देगा दाऊद इब्राहिम को, या पाकिस्तान जो है हृदय परिवर्तन हो जाएगा और आप लोगों के साथ मिलकर दाऊद इब्राहिम के खिलाफ कार्रवाई करेगा, ऑनेस्ट ट्रायल? ये सब तो नहीं होगा ना। ये हमें कुछ करना होगा, पाकिस्तान कुछ करेगा या हमको कुछ करना होगा, या लादेन की मौत मरेगा दाऊद? मैं तो ये बार बार रिपीट करूंगा। देखिए, ये गलतफहमी किसी को नहीं रहनी चाहिए कि पाकिस्तान अपने आप करेगा। या तो पाकिस्तान मजबूरी में करेगा, जब उसका पानी जिसे कहते हैं ना कि नाक से ऊपर होने लगेगा। बात साथी ज्यादा बेहतर समझाएंगे। और कहीं ना कहीं एफएटीएफ में जो उसको दाऊद के बारे में बोलना पड़ा, ये वही हालात थे जब पानी नाक से ऊपर होने लगता है, और या फिर हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी। यानी भारत आज डिप्लोमेटिक फ्रंट जहां पानी नाक से ऊपर करने की स्थिति हो जाती है, और या फिर जिसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक यानी सामरिक फ्रंट, तो अभी इंतजार जहां पर सीधे कार्रवाई होती है। दोनों स्थानों पर मजबूत से खड़ा है। सिर्फ एक ही वाक्य कहना चाहूंगा, एक जमाना था जब कश्मीर का मुद्दा पाकिस्तान उठाता था तो केवल सोवियत संघ हमारे साथ होता था, बाकी लगभग पूरी दुनिया पाकिस्तान के साथ होती थी। आज हालत यह है कि जब यह मुद्दा उठता है तो केवल चीन पाकिस्तान के साथ होता है, बाकी लगभग पूरी दुनिया हमारे साथ होती है। नहीं सर, लेकिन मुझे मोस्ट ऑफ द मुस्लिम, मैं वो समझ गया, वो सारी चीजें मैंने कही। गलवान में हमने पराक्रम देखा, हमने बालाकोट देखा, नया भारत घर में घुसकर मारता है। लेकिन जी पार्थसारथी जी, हम अगर ये उम्मीद करेंगे कि पाकिस्तान खुद सौंपेगा, अभी इसी महीने की 18 तारीख को उसने एक्सेप्ट किया कि हां दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में है, पलट गया 24 घंटे में, पलट गया, कह रहा कि नहीं मैंने नहीं कहा। तो अगर हम ये उम्मीद करेंगे कि पाकिस्तान दाऊद को सौंप देगा या फेयर ट्रायल चलाएगा, वो तो बेमानी होगा ना, अपने आप से झूठ बोलना होगा शायद। सर देखिए, ये पाकिस्तान ने कहा कि वो जानते नहीं हैं। मैंने खुद कराची में इनका मकान देखा है, खुद गया डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी क्लिफ्टन में। ये मकान जो है, दिलचस्प की बात ये है कि वो भारत का जो वाणिज्य दूतावास था, कौंसल जनरल का दफ्तर, उसे तक मकान उससे तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूर में है। कोई जा देख सकता था। मैं जब राजदूत था तब खुद गया, पहले राजदूत था जो वहां गया, इसको की खोज में गया। पूरा एड्रेस तब भी हमें मालूम था, क्लिफ्टन कराची, डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी फेस 4। गया, देखा, और हमारे जो पाकिस्तानी ड्राइवर है उसने कहा कि साहब आप इधर आए हैं, यहाँ तो आपका डॉन रहते हैं, भारत से आए हुए। सो हर एक आदमी जानता है वो है कहाँ। लेकिन गंभीर बात यह है कि मैं सिर्फ अभी तक मैं स्पष्ट रूप से कहता हूँ, मेरी रिकमेंडेशन यही रही है सालों से कि इसको निकाल दो। निकाल सकते हैं, क्षमता है। क्यों कर नहीं किया मुझे ना पूछो, मैं नहीं जानता। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा, एक ही शख्स थे सरकार में जिन्होंने इस बात पर दिलचस्पी दिखाई और जिया मुशर्रफ के साथ उठाए, और वो थे लाल कृष्ण आडवाणी। उसके बाद इनका नाम नहीं सुना, लेकिन क्योंकि उसके बाद इससे भी गंभीर आरोपों से लगे हुए हम या मसूद अजहर हो या दूसरे हों, उनको निकाल नहीं पाए हैं क्या। और मैं ये नहीं समझता कि गुप्तचर क्षमता हम में है नहीं, गुप्तचर सेवाएं हैं क्यों। तो ये मेरे लिए एक भारतीय नागरिक के नाते जी एक निराशा की बात है। ठीक कह रहे हैं आप। मैं यकीन करता हूं कि कभी ना कभी मेरे जीवन काल में इनमें से एक दो को हम
पकड़कर वहीं पाकिस्तान में मारेंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये जो आपने शब्द बोले, मेरे ख्याल से 137 करोड़ हिंदुस्तानियों की यही भावना है। ये भारत का गुनहगार है सर, अंदर से खून खौलता है जब भी इसका नाम लेते हैं। दाऊद इब्राहिम 1993 में जो इसने किया, 250 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया, इसके हाथ खून से रंगे हुए हैं। हम लोग जब भी इसकी बात करते हैं तो खून खौलता है। लेकिन उज्जवल निकम साहब, जो अभी जी पार्थसारथी सर ने बताया, उन्होंने घर देख लिया, जी न्यूज के पास घर की डिटेल्स है, बैंक डिटेल्स है, पासपोर्ट है, CNIC नंबर है, उनको दिख रहा है, हमको दिख रहा है, दुनिया को नहीं दिख रहा। यह क्या हो सकता है, क्या कर सकते हैं हम? सारी डिटेल्स हैं आप। अमन जी, पाकिस्तान दाऊद इब्राहिम को हमें कभी कतई सौंपने वाला नहीं जी। आपने देखा होगा कि ये पहली बार फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के प्रेशर के वजह से ही पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने ये एक्सेप्ट किया कि दाऊद का कराची में कहाँ रहता है, उसके पासपोर्ट नंबर क्या है, अलग अलग है। अगर आप लिस्ट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि दाऊद इब्राहिम को पहला पाकिस्तानी पासपोर्ट 91 में मिला है। और कहां से इशू किया है? और रावलपिंडी से इशू किया है। बाद में फिर कराची, अलग अलग इस्लामाबाद से इशू किया है। पर पहला रावलपिंडी से क्यों इशू किया है? क्योंकि ISI का हेडक्वार्टर रावलपिंडी में। मैं आपको बताता हूं कि 93 का बॉम्ब ब्लास्ट मैंने चलाया। 93 की बॉम्ब ब्लास्ट की साजिश दुबई में हुई थी। उसमें दाऊद था, टाइगर मेमन और अन्य लोग थे, पाकिस्तानी शख्स थे। 91 में जो पहला पासपोर्ट मिला बंबई से, 93 से पहले ही दाऊद इब्राहिम भारत छोड़ गया था और 91 में मिला। इसका 91 और 93 में उसका बहुत तार उससे जुड़ी थी ISI से। तीसरी बात, दाऊद इब्राहिम ने उस मीटिंग में कबूल किया कि उसका स्मगलिंग चैनल वो RDX के लिए बंबई के ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल करेगा, दीघी शेखाड़ी में आए। अब सवाल एक है जी कि पाकिस्तान ने यू क्यों एक्सेप्ट किया। मैं बात कबूल करता हूं कि हमारी सरकार की कूटनीति की वजह से फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने दाऊद पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट में डाल दिया था और पाकिस्तान को जताया भी था कि अगर आप टेररिस्ट को बढ़ावा बंद नहीं करेंगे और टेररिज्म के लिए आप कृतिशील नहीं रहोगे तो शायद आपको ब्लैक लिस्ट में डालेंगे। पाकिस्तान की आज की स्थिति बहुत क्राइसिस में चल रही है और इसलिए पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने पाकिस्तान सरकार से पूछ के वो डिटेल दे दी। अभी देखो, दूसरे दिन जो परसों ये बात निकली बाहर, तो दूसरे दिन पाकिस्तान ने कल यू टर्न ले लिया। क्यों ले लिया? क्योंकि उसकी एक ही वजह मैं जानता हूं, वो वजह है कि ISI को पता नहीं था, पाकिस्तान के आर्मी को पता नहीं था जी कि पाकिस्तान की फॉरेन एक्सटर्नल मिनिस्टर ने ये डिटेल दे दी है। जरूर उसमें अंदरूनी गड़बड़ हो गई, इसीलिए ISI का प्रेशर, इसीलिए दाऊद ISI से मदद मांग रहा है ना अब। इसीलिए दाऊद ने ISI से सेफ हाउस में छिपने पर मदद मांगी है, इसीलिए क्योंकि अब ये तमाम चीजें पब्लिक डोमेन में है। इसीलिए हमारे साथ इस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, जो कि सेना में उप प्रमुख रहे हैं, वो इस वक्त मेरे साथ है। MS बिट्टा साहब भी मेरे पास हैं। पहले गुरमीत सिंह जी, हम किस चीज का हम इंतजार कर रहे हैं? मतलब क्या पाकिस्तान सौंपेगा? भूल जाइए, हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? गुरमीत सिंह। अमन जी, आपने ठीक कहा है। 27 साल के बाद में, 27 साल के झूठ और डिनाइबिलिटी के बाद में 18 अगस्त को दाऊद इब्राहिम का नाम लिस्ट में दिया है। ये बिल्कुल क्लियर है कि पाकिस्तान आर्मी, ISI और ये भी जो सिंडिकेट है, ये जो नेटवर्क है क्राइम का, स्मगलिंग का, ड्रग्स का, ये सब उसमें शामिल हैं। मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं कि ऐसे वाले विषय के ऊपर में प्रीएम्प्टिव, प्रोएक्टिव और एक्चुअली ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है किस तरीके से, लेकिन टारगेट बिल्कुल साफ होना चाहिए। ये अभी जो भारत का सोचने की दिशा है, जो ट्रेंड है, जिसके अंदर में एक रिजॉल्व है, एक हार्ड डिसीजन लेने का एक माहौल है और एक नेशनल विल के ऊपर में चलने का एक तरीका है। देखिए, पहले 30-33 की लिस्ट दी थी पाकिस्तान को और अभी उसने खुद ही 88 की जो लिस्ट दी है। अभी क्लियर है कि FATF, UN सिक्योरिटी काउंसिल और पूरे विश्व का जो रुख है पाकिस्तान के बरखिलाफ, यानी कि डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक, गवर्नेंस, हर एक चीज का जो है,
अभी इसमें जो आप कह रहे हैं इनडायरेक्टली वो करना अवश्य है और प्रीएम्प्टिव और प्रोएक्टिव रूप से पक्का करना चाहिए। मैं तो इनडायरेक्टली नहीं सर, मैं तो भी सीधा ताल ठोक के कह रहा हूं बिट्टा साहब, सबूत नहीं ताबूत। मैं तो ताल ठोक के कह रहा हूं, मैं तो इनडायरेक्टली कह ही नहीं रहा। मैं तो कह रहा हूं ऑपरेशन जेरोनिमो जो लादेन के खिलाफ चलाया गया था वो इसके खिलाफ क्यों नहीं चलाया जा सकता? ये तो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा गुनहगार है। मैं तो सीधा ताल ठोक के कह रहा हूं बिट्टा साहब, सबूत नहीं ना, अब ताबूत। कितने सबूत सौंपेंगे हम पाकिस्तान को? आज से 5 या 6 साल पहले की बात अगर देखें, हिंदुस्तान के हर चैनल में एक हफ्ते के बाद दाऊद इब्राहिम की स्टोरी दिखाई जाती थी और हिंदुस्तान में दहशत फैलाई जाती थी और वहां से फोन करके हिंदुस्तान के लोगों से किस तरीके से पैसा लिया जाता था, किडनैपिंग की जाती थी। मेरा आपसे सवाल है, पिछले 5 या 6 साल के अंदर मैं पहली बार जो दाऊद इब्राहिम का आपने निचोड़ निकाला, जो उसकी करतूतें, जो पाकिस्तान में हुआ, जो आपकी एक अलग स्टोरी आपने निकाली, आज कई वर्षों के बाद मैं देख रहा हूं। इसका मतलब पहले पॉलिटिकल विल नहीं थी, चाहे उन सरकारों में हम थे, उस वक्त पॉलिटिकल विल नहीं थी। उस वक्त हम दाऊद इब्राहिम की तो बात करते हैं, उनको लाने की, उसको मारने की बात तो करते हैं, वो अवश्य होगा। अगर सर्जिकल ऑपरेशन हुए हैं, अगर 370 धारा हटी है, अगर बड़े बड़े फैसले हुए तो अवश्य होगा। क्या पिछले इतिहास के उन खूनी पन्नों की तरफ हम खोलने की कोशिश करेंगे? हम आगे तो चलने की कोशिश करते हैं। हुआ क्यों, गया क्यों? उस वक्त इंटेलिजेंस एजेंसियों का रोल क्या था? उस वक्त महाराष्ट्र बॉम्बे की पुलिस का रोल क्या था? उस वक्त वहां के उस वक्त के पॉलिटिशियनों का रोल क्या था? कौन कौन पावरफुल पॉलिटिशियन थे जो दाऊद इब्राहिम को दुबई में मिलते थे, जो पाकिस्तान में बातें करते थे और सत्ता में बैठे हुए और सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठे हुए कौन कौन से थे? क्या सेंट्रल गवर्नमेंट, क्या सीबीआई उसकी जांच करेगी? फिर कहूं, सुबह आपके चैनल में निगम साहब भी थे, परमार साहब भी थे। एक मेरा सवाल था आज के टाइम के ऊपर, संजय राउत के ऊपर मेरा एक सवाल है। अरे आप पूना के अंदर सरकार बनी, इतने हंकारी आप हो गए और आपने कहा कि हम दाऊद इब्राहिम से बाला साहब ठाकरे ने बात की थी कि तुमने ये क्या बॉम्बे में किया? क्या आप, अमन जीजा, मैं या जितने भी पैनलिस्ट बैठे हैं देशभक्त, क्या पता हो ये टेररिस्ट है और हम उनसे बात कर सकते? मेरा आपसे सवाल है। ये हिंदुस्तान का जो पॉलिटिशियन, ऐसे पॉलिटिशियन जो अहंकार और नशे में आ चुके या पहले थे, क्या उनकी जांच होगी कि उनकी गलतियों से सब कुछ हुआ? दाऊद गया और उसके बाद दाऊद से सपोर्ट करते रहे हिंदुस्तान के लोग और हिंदुस्तान के कई रहे सेंट्रल गवर्नमेंट में मंत्री जाके पाकिस्तान में दाऊद इब्राहिम से मिलते रहे। क्या इसकी जांच होगी? हम दाऊद इब्राहिम की तो बात करते हैं, आग लगाई किसने? दाऊद गया क्यों? उसको प्रफुल्लित किया किसने? उसकी कौन चर्चा करेगा? जितनी देर तक हिंदुस्तान के उन पॉलिटिशियनों के नकाबों को आप खोलोगे नहीं, ये तो चर्चा चलती रहेगी। आज दाऊद है, कल कोई और होगा। ठीक कह रहे हैं आप, ठीक कह रहे हैं, लेकिन सिर्फ दाऊद की बात नहीं है ना। आप जानते हैं संयुक्त राष्ट्र की तरफ से जितने भी अंतर्राष्ट्रीय आतंकी जो घोषित किए गए हैं, सारे के सारे ज्यादातर पाकिस्तान में हैं। और जितने भारत के दुश्मन हैं सारे पाकिस्तान के अंदर बैठे हैं। जितने भारत के गुनहगार हैं, हम बार बार कह रहे हैं कि आतंकवादियों का सबसे बड़ा एपिसेंटर अगर कोई है, आतंकवादियों का सबसे बड़ा अड्डा अगर कोई है तो वो पाकिस्तान है। वो लिस्ट आपको दिखाते हैं कि किस तरह से एक एक आतंकी, जितने भारत के बड़े दुश्मन है, चाहे मसूद अजहर, चाहे हाफिज सईद, चाहे जकीउर रहमान लखवी, चाहे जितने भी आतंकी, चाहे दाऊद इब्राहिम, लादेन तो मारा गया, लेकिन इन सबका नंबर आएगा क्या? ये जो आप इस वक्त देख रहे हैं दाऊद इब्राहिम का घर, जो हम आपको गूगल मैप के जरिए दिखाने की कोशिश कर रहे थे, देखिए हाफिज सईद। ये पाकिस्तान में भारत के मोस्ट वांटेड कौन कौन से हैं? सबसे पहले नाम आता है हाफिज सईद, 26/11 मुंबई हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद, लश्कर तैयबा का सरगना। कहां मिलेगा एड्रेस? पाकिस्तान के अंदर। चाहे हाफिज सईद हो, मसूद अजहर सरगना जैश ए मोहम्मद, एड्रेस पठानकोट पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड, एड्रेस पाकिस्तान। और इसके अलावा सैयद सलाउद्दीन सरगना हिजबुल मुजाहिदीन, मतलब दुनिया भर में एक्सपोर्ट आतंकवाद, आतंकियों का करने वाला मुल्क एक पाकिस्तान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी कहा गया था, आपको याद होगा, चाहे 26/11, चाहे 9/11, चाहे 9/11 हो, चाहे 26/11 हो,
दोनों को अंजाम देने वाले कहां बैठे मिलेंगे? पाकिस्तान के अंदर। जकीउर रहमान लखवी भारत में कई आतंकी हमलों का मास्टरमाइंड, मतलब जिसने 9/11 किया वो भी पाकिस्तान में, जिसने 26/11 किया वो भी पाकिस्तान में। पाकिस्तान नहीं, आतंकिस्तान। और दाऊद इब्राहिम ग्लोबल आतंकवादी। क्या कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल टेरर को लेकर और कैसे दुनिया को एक खाना होगा, उसको सुन लेते हैं, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। 9/11 हो या मुंबई में 26/11 हो, उसके साजिशकर्ता कहां पाए जाते हैं? अब समय आ गया है कि आतंकवाद के खिलाफ और आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ी जाए। अच्छा, इस वक्त मेरे साथ आप बलजीत परमार हैं। आपको बता दें, क्राइम जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार हैं और दाऊद को सबसे करीबी से जानने वाले पत्रकार। इनका दावा है कि 93 से पहले, 1993 से पहले 20 बार ये उनसे जो है दाऊद इब्राहिम से मिल भी चुके हैं। बलजीत परमार साहब, 27 सालों से तो बच रहा है दाऊद, अब बच पाएगा आपको लग रहा है? जिस तरह के सबूत सामने आ रहे हैं, बच पाएगा दाऊद इस बार? बलजीत परमार जी। आई थिंक देयर सम ऑडियो की प्रॉब्लम है, थोड़ा आपका सवाल बराबर समझ में आया नहीं, जरा एक बार रिपीट करेंगे? मेरा सवाल यह है कि आप दाऊद को आप ऐसा दावा करते हैं कि 20 से ज्यादा बार आप मिले हैं 93 से पहले, 88 से 93 के बीच में, 27 सालों से बचता आ रहा है दाऊद इब्राहिम, इस बार बच पाएगा क्या? नहीं, देखिए, ये स्ट्रेटजी की बात है और ये कहना कि जैसे अमेरिका ने पाकिस्तान में जाके अपने हेलीकॉप्टर भेज के ओसामा बिन लादेन को मार दिया, इस किस्म की कार्रवाई हमारा देश करेगा, ये मुझे कोई इतनी आसान बात नहीं लगती। एक रहायशी इलाके में हमला करना, एक सिविलियन पॉपुलेशन के ऊपर हमला होता है जो एक कंट्री के ऊपर भी अटैक गिना जाएगा। एबटाबाद का अटैक एक पार्टिकुलर एक बंगले पे था और उसकी लिमिटेड कार्रवाई थी, उसका इम्पैक्ट लिमिटेड था और उसके गोल्स लिमिटेड थे। वहां पे बहुत दूर तक कोई पब्लिक आबादी नहीं थी, इनोसेंट पब्लिक नहीं थी और बड़ा प्रिसाइजन से ऑपरेशन किया गया था। लेकिन उसके बावजूद अमेरिका के एक हेलीकॉप्टर गिरा, अमेरिका के सील्ड कमांडो जख्मी हुए, लेकिन उन्होंने अपना काम कर दिया। मुझे लगता नहीं आज के दिन में, आज के हालात में, जब हमारे पड़ोसी मुल्क हमारे खिलाफ हैं, चाइना है, हमारी बांग्लादेश से अच्छे रिश्ते नहीं हैं, नेपाल से अच्छे नहीं बनती है, श्रीलंका भी हमें कुछ कुछ आंखें दिखाने लगा है, पाकिस्तान तो दुश्मन है ही। तो इन सब हालात के चलते हुए और अमेरिका पे आप भरोसा नहीं कर सकते। अमेरिका किस करवट बैठेगा, कभी पाकिस्तान के साथ, कभी हिंदुस्तान के साथ। एक दिन ट्रंप बोल देते हैं कि दोनों देशों के बीच में मैं मध्यस्थता करता हूं, इनकी बातचीत करवाता हूं। परमार जी एक तरफ बोलते हैं मोदी जी मेरे दोस्त हैं, दूसरी तरफ बोल देता है इमरान खान हमारा अच्छा दोस्त है, पाकिस्तान हमारा बहुत अच्छा, हमारे लिए एक काम का कंट्री है और हिंदुस्तान एक काम की डेमोक्रेसी है। तो ये दोगला रोल जो अमेरिका प्ले करता है, मुझे नहीं लगता कि कोई आने वाले इन द नियर फ्यूचर जी कोई ऐसी कार्रवाई हिंदुस्तान करेगा। लेकिन बलजीत परमार जी, मतलब पाकिस्तान के, मैं वही सवाल पूछ रहा हूं ना, अमेरिका ने लादेन को भारत से पूछ के थोड़ी ना मारा, और भारतीय सेना अगर कुछ एक्शन लेगी तो अमेरिका से या किसी देश से पूछ के थोड़ी ना लेगी। अब भारत का दुश्मन दाऊद इब्राहिम, दुनिया की आंखें बंद है, जब लादेन को मारा तो अमेरिका ने मारा, दुनिया से पूछ के थोड़ी ना मारा था। इफ्तिखार मिसगर, लगता है ना टाइम आ गया है पाकिस्तान में घुसकर मारने का, लगता है ना आपको अब? इफ्तिखार मिसगर, उसके बाद सुधांशु जी आ रहा हूं। देखिए अमन जी, सुधांशु जी ने बहुत ही अच्छा स्क्रिप्ट पढ़ा यहाँ पे, उससे लगता है कि सब कुछ पॉसिबल है। इसी डिबेट में हमने कितनी बारी बहस करी, वो जो पाकिस्तान के पास कश्मीर का हिस्सा है अब वो आने वाला है। बातें अलग से होती है और प्रैक्टिकलिटी अलग होती है। देखिए ये बात हमें समझनी चाहिए कि हमें पार्टियों को और अपने पार्टियों को और अपनी पॉलिटिकल नीति को
दोष दे के यहाँ पे ये बोलना चाहिए बेटा सिंह जी का कि उन दिनों पार्टियों में जो आपने कभी सोचा था 370 हट जाएगा? नहीं, देखिए वो मैंने पिछली बारी भी आपको बोला है, सब जुडिस है। हुआ ना? अभी आप देखिए जम्मू कश्मीर में क्या चल रहा है। ऐसी नीति चल रही है कि सारा कुछ वापस आने वाला है। आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे, क्योंकि हर एक नीति पे ये सरकार फेल हो रही है। अगर आप बोलते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, चाइना ने हमारे साथ क्या किया उसने नहीं, अभी मैंने कंप्लीट नहीं किया सुधांशु जी, अभी मैंने कंप्लीट नहीं किया। बिट्टा जी बोल रहे हैं, लास्ट में सुधांशु जी ने बिट्टा जी बोल रहे थे, आप कंप्लीट कर लीजिए। मेरी बात बिट्टा जी, मुझे लास्ट में टाइम मिला। मुझे हम जब भी चैनल में आते हैं, हम जब भी डिबेट पे आते हैं, बात आज दाऊद इब्राहिम की चल रही है, बात आज 370 धारा की नहीं है। आपको तकलीफ क्यों होती है बताना पड़ेगा हिंदुस्तान की जनता को। आपको दाऊद इब्राहिम के ऊपर क्या तकलीफ है? आज कश्मीर का मुद्दा नहीं है, आज 370 धारा का मुद्दा नहीं है, इसकी चर्चा हो चुकी। सवाल ये है, जब भी डिबेट पे आप आते हैं, आप पाकिस्तान का पक्ष क्यों लेते हैं? ये देश की जनता को बता दीजिए। आप 370 धारा की बात, हम कश्मीर की बात हम बाद में चर्चा कर लेंगे। दाऊद इब्राहिम के ऊपर आपको क्या तकलीफ है? आप जवाब वहाँ घुस के सर्जिकल ऑपरेशन की तरह रोकना चाहिए। चलिए जवाब इफ्तिखार मिर्ज़ा। क्या वो भारतीय जनता पार्टी ने किया? अगर पंजाब में टेररिज्म का सर्वनाश किया वो किस सरकार ने किया? अगर पंजाब में आज आप सजावर होकर बोल रहे हैं वो किस सरकार ने किया? सरकार ऊपर ना नीति को सुनिए और नीति होनी चाहिए। दाऊद इब्राहिम की चर्चा है, आपको दाऊद इब्राहिम के ऊपर क्या तकलीफ है? एक ही सवाल दाऊद इब्राहिम क्या तकलीफ है दाऊद इब्राहिम के ऊपर? दाऊद इब्राहिम से क्या लेना देना? जो देखिए वो कह रहे हैं दाऊद इब्राहिम को गोली मारी है, कह तो रहे हैं। आप बात को मोल्ड करने की कोशिश क्यों करते हैं? जो रूट गलत रास्ते पे ले जाने की कोशिश क्यों करते हैं? चुप करिए ना। आप बताइए देश की जनता को, GTV चैनल थे, दाऊद इब्राहिम को वहां कुछ करके ठीक बिट्टा जी या नहीं? एक सवाल का बोलने दीजिए। हाँ बोलिए इफ्तिखार मिसगर बोलिए। सवाल दाऊद का है, 370 का नहीं है। मुझे आप एक बात बताएं। बोलिए। जो हिस्सा पाकिस्तान के पास कश्मीर का है, उसे कब और कैसे हिंदुस्तान की ये सरकार दाऊद पे डिबेट कर रहा हूं सर मैं। दाऊद क्या पाकिस्तान ने घुसकर मारने का वक्त आ गया? ये मेरा सवाल है। सवाल दाऊद का है। ये बात को मोल्ड करने की कोशिश करते हैं। ये दाऊद के बारे में पूछिए, अमन जी इनको दाऊद के बारे में पूछिए, घेरिए इनको दाऊद के बारे में, बाकी चीजें छोड़ दीजिए, दाऊद के बारे में पूछिए। 370 धारा भी हटी, ऑक्युपाई कश्मीर भी लेंगे, हमारा है। जब आपका माहौल अगल बगल में हमसाया मुल्कों के दाऊद इब्राहिम के बारे में क्या हो सकता है? नहीं वो देखिए उनका डर समझना होगा। हो सकता है दाऊद देख रहा, वो नहीं बोल पा रहे। हो सकता है दाऊद बेटा देख रहा होगा, वो नहीं बोल पा रहे। ठीक है, मजबूरी समझिए उनकी। हर बार ऐसे नहीं, उनको दबाव नहीं बनाइए उन पर। हो सकता है वो डर रहे हो। हम एनर्जी लेके नहीं घूम रहे। देखिए वो नहीं बोल पा रहे, इसलिए समझिए। आप नहीं बोल पा रहे। होम मिनिस्टर नहीं है आकाश। अमन जी आप होम मिनिस्टर होते इस मुल्क के तो सर मेरे साथ 137 करोड़ हिंदुस्तानियों की ताकत है सर। मैं तो ताल ठोक के कह रहा हूं, लादेन की मौत मरेगा दाऊद। आपको कहने में डर लग रहा है। आप जब सेना पर निशाना बनाया जाता है तब नहीं डर लगता आपको, तब कहते हैं सेना मर गई, सेना। तब आप शहीद भी नहीं कहते। यहाँ आतंकी के मरने पर मैं कह रहा हूं तो आप नहीं कहेंगे। सरकार की इतनी खराब है। आप देख लीजिए हमारे जितने भी पड़ोसी मुल्क हैं, नहीं भारतीय सेना पर भरोसा रखिए। आप तो सारी जिंदगी मजे लेते रहे पॉलिटिकल पार्टियों के लोग, सारी जिंदगी मजे लेते रहे। पॉलिटिकल पार्टियां मजे लेती रही। आप लोगों के बच्चे बाहर पढ़ते हैं, विदेशों में पढ़ते हैं आपके बच्चे। सुधांशु त्रिवेदी जी सुधांशु त्रिवेदी जी इफ्तिखार मिसगर कह रहे हैं सपने मत दिखाइए। ठीक है ना? ठीक है, हमारे जवानों पे पत्थर फेंके त्रिवेदी जी, सुधांशु त्रिवेदी जी इफ्तिखार मिसगर कह रहे हैं सपने मत दिखाइए। सपना आपने दिखाया पाकिस्तान को तोड़ने का, पाक अधिकृत कश्मीर, हमारा कश्मीर वापस लेने का। ऐसे ही एक और सपना दिखा रहे हैं आप दाऊद का। ये कह रहे हैं इफ्तिखार मिसगर। उनको तो चाहते हैं कि पाकिस्तान में हमला हो और पीओके हमारा वापस आए। वैसे सपने दिखा रहे हैं आप।
सुधांशु त्रिवेदी जी। देखिए, इफ्तिकार मिसगर जो कह रहे हैं ना, उनकी बेबसी, उनकी जहनियत समझी जा सकती है। जो सपनों की बात कर रहे थे, इनकी वो हालत है कि टूटे हुए ख्वाबों ने ये हमको सिखाया है, क्या दिल ने सोचा था, क्या आंखों ने दिखाया है। क्यों? अभी आपने पहले बोला ना, 370 कभी खत्म नहीं हो सकती। कश्मीर के बड़े बड़े नेताओं के रिकॉर्ड अवेलेबल है, जिन्होंने टीवी के ऊपर बोला है, जिसमें फारूक अब्दुल्ला साहब जैसे लोग हैं। क्या हुआ भाई? धारा 35 से कभी नहीं खत्म हो सकती। महबूबा मुफ्ती का याद करिए, क्या तेवर में बोला हुआ बयान था, खत्म हो गया। मंदिर की तारीख, अरे ये कभी जिंदगी में मंदिर नहीं बना पाएंगे। क्या हुआ साहब? कभी ट्रिपल तलाक नहीं हटेगा, हो गया साहब। इसलिए मैं कह रहा हूं, आप पता नहीं कौन सी जहनियत पे पाबंद है, आपके ख्वाब पे ख्वाब टूटते जा रहे हैं। और याद करिए, ये पाकिस्तान और ISIS के झंडे कश्मीर में दिखना बंद हो गए ना। मेरी जान पाकिस्तान पाकिस्तान अब नहीं लगता ना नारा। वो कहते थे हुर्रियत वाले, क्या बोलते थे, जलवाए जलाल से दिल्ली आते थे दामाद की तरह रेड कार्पेट वेलकम में, अब आते हैं NIA की पेशी में ED के केस झेलते हुए। इसलिए मैं कह रहा हूं, जो उसका भी वक्त है आएगा। आप दाऊद के ऊपर बोलता हूं, जिसपे बोलने से आप लगातार बचते रहे। देखिए, बिट्टा साहब ने बिल्कुल सही बात कही कि सवाल तो दाऊद का था और इफ्तिकार मिसगर साहब उस क्वेश्चन को डक करते रहे। वो नहीं बोल पा रहे, आप समझिए, उनको डर लग रहा है, दाऊद देख रहा होगा, नहीं बोल पा रहे। उसी पॉइंट पे आ रहा हूं, उनको डर लग रहा है, दाऊद देख रहा होगा पाकिस्तान में बैठा, उनको डर लग रहा है, वो नहीं बोल पा रहे। ये तो दाऊद पे बोलने से डरते रहे। अरे ये देश तो वो देश है जहां पर बैठ के लोगों ने ये कहा कि जो कुछ दाऊद ने किया था, ये 12 मार्च 1993 के धमाके, ये तो मुंबई के दंगों की प्रतिक्रिया थी। और अभी उज्जवल निगम साहब ने क्या बोला? मुंबई के दंगे हुए थे जनवरी 1993, जनवरी के एंड तक चले थे और 12 मार्च में 40 दिन का अंतर था। हमने उस जमाने में, हमने युवावस्था में पढ़ा था उन किताबों अखबारों में कि 40 दिन में इतना RDX स्मगल होकर आ ही नहीं सकता जितना बरामद हुआ। उज्जवल निगम साहब की बात से साबित हो गया। 1991 में उसका पासपोर्ट इश्यू है। ISI के साथ उसका लिंक 91 से है। और ऐसे बेहुदे लोग रहे, मैं बेहुदा कह रहा हूं, जो बाद में शांति के कबूतर उड़ाते थे या हिंसा का ऐसा कवरेज देते थे कि मुंबई के दंगों की हिंसा में दाऊद ने वो कर दिया। तो इफ्तिकार मिसगर तो फिर भी बच रहे हैं, बाकियों ने तो सीधे मॉरल कवर दिया है। नहीं, क्यों बच रहे हैं? क्यों डर? क्या भरोसा नहीं है क्या भारतीय सेना पर? अब राजनीतिक और सामरिक दोनों। मिसगर साहब, सबूत या ताबूत? सवाल नहीं छोड़ते हैं ना, ताल ठोक के। सबूत या ताबूत? इफ्तिकार मिसगर, उसके बाद उज्जवल निकम जी और जी पार्थसारथी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। इफ्तिकार मिसगर, सबूत या ताबूत? क्योंकि अब तक का अनुभव क्या रहा, पहले मैं वो आपको दिखा दूं, उसके बाद। क्योंकि हुआ ये कि उड़ी के बाद हमने घुस कर मारा, बालाकोट हुआ, फिर हमने घुस कर मारा। मतलब ये जो अब तक का ट्रेंड रहा है, जो हम लोग कह रहे हैं कि ऑपरेशन जो है कोई चलाया जाना चाहिए इस तरह का दाऊद इब्राहिम के खिलाफ, चाहे ऑपरेशन जेरोनिमो आप कह लीजिए जो दाऊद इब्राहिम के खिलाफ चलाया गया था, या इसी तरह का कोई और ऑपरेशन, तो फिर ये हुआ है। उड़ी के बाद भी इस तरह का अटैक हुआ, बालाकोट के बाद भी इसी तरह का जवाब दिया गया। लेकिन 93 जो बॉम्ब ब्लास्ट हुए, 27 साल बाद भी अब तक बदला नहीं पूरा हो पाया। देखिए, उरी में आर्मी कैंप पर हमला हुआ, 11 दिन बाद हमने बदला ले लिया, सर्जिकल स्ट्राइक हुई। और दाऊद के खिलाफ ऑपरेशन बेबी जल्द क्वेश्चन मार्क ये, क्योंकि उड़ी के बाद हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, बालाकोट के बाद हमने जो है जवाब दिया। और अब लेकिन जो 93 में ब्लास्ट हुआ, जिसमें 250 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, सीरियल ब्लास्ट जो हुए 1993, उसके 27 साल बाद भी बदला हम अब तक नहीं ले पाए हैं। और 27 साल बाद भी कुछ लोग डर रहे हैं दाऊद इब्राहिम के खिलाफ टीवी में बोलने से। पाकिस्तान में बैठा है, लेकिन यहां पर भी कुछ लोगों के मन में थोड़ा खौफ है। इफ्तिकार मिसगर, सबूत या ताबूत? तो किसी को खौफ नहीं है, लेकिन यहां पर बैठे बैठे हम इमोशनल लेसन्स नहीं दे सकते हैं। ये स्ट्रेटेजिकल इश्यूज होते हैं, और स्ट्रेटेजिकल इश्यूज आप चाहते क्या है, सबूत या ताबूत? देखिए, लादेन की मौत मरे दाऊद, ताबूत चाहते हैं, लेकिन ताबूत लाएगा आप नहीं चाहते, आप नहीं चाहते दाऊद का ताबूत? कितने झूठ, कितने फैब्रिकेटेड फिल्में सुनाएंगे आप हमें? क्या चाइना ने किया? आप चाहते हैं, नहीं चाहते हैं? आप चाहते हैं लादेन की मौत मरे दाऊद? हम चाहते हैं कि हमारा कश्मीर का हिस्सा, आप चाहते हैं लादेन की मौत मरे दाऊद? चाहते हैं। इतना डर ठीक नहीं है सर, हम चाहते हैं इतना अपनी सेना का डर होता तो क्या बात थी। लेकिन अरे हम चाहते हैं लादेन की मौत मरे, लेकिन क्या ये ऐसा हो सकता है? लादेन की मौत मरना चाहिए दाऊद, हाँ या ना? हाँ, मरना चाहिए, लेकिन क्या होगा? क्या पॉसिबल होगा? क्या हमारी नीति ऐसी है? गुरमीत सिंह जी, की जो नीति हमारी रही है, क्या ये पॉसिबल हो सकता है? क्या ये पॉसिबल हो सकता है? ठीक है, ये सवाल
ये सवाल बहुत बढ़िया। गुरमीत सिंह जी, क्या ये पॉसिबल है? क्योंकि जो हमारे साथ बलजीत परमार है उनका भी यही तर्क है और इफ्तिखार मिसगर की ये पॉसिबल नहीं है। हम लोग पाकिस्तान में घुसकर नहीं मार सकते इस तरीके से जैसे लादेन को मारा अमेरिका ने। गुरमीत सिंह जी। अमन जी सबसे पहले ये पॉसिबल है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह है, मैं आपके जी न्यूज़ की एक दाद देना चाहता हूं कि ओपन सोर्स इंटेलिजेंस में आपने इतना सुंदर विश्लेषण किया है। तीसरी बात, मैं बिट्टा साहब से बिल्कुल सहमत हूं कि इस टारगेट को पूरा करने के लिए हमको फोकस रहना बहुत ज़रूरी है। देखिए, ये जो दाऊद इब्राहिम है, ये टेररिज्म का एक हिस्सा है, ISI का एक हिस्सा है, पाकिस्तान आर्मी की नापाक हरकतों का हिस्सा है। इसको एलिमिनेट करना जरूरी है। इंटेलिजेंस एजेंसी, सिक्योरिटी एजेंसीज, जहाँ जो भी हमारे एसेट्स हैं, जहाँ जो भी तरीका है प्रीएम्प्टिव जहाँ प्रोएक्टिव, इसको अंजाम देना जरूरी है। उज्जवल निकम, क्योंकि इस तरह के ऑपरेशन से पहले दुनिया को भी दिखना चाहिए ना। दुनिया को क्यों नहीं दिखता जो भारत को दिखता है? गुड टेरर बैड टेरर है क्या यहां पर भी? कि दाऊद के खिलाफ नहीं बोलेंगे क्योंकि लादेन भी अमेरिका में मिला, चाहे 26/11 चाहे 9/11 पाकिस्तान में मिला। उज्जवल निकम साहब। अमन जी, मैं ये पहले बात साफ करना चाहता हूं, सिर्फ हमारा देश अभी दाऊद के खिलाफ नहीं, अमेरिका हमारे साथ में। अमेरिका इसलिए हमारे साथ में है कि दाऊद मनी लॉन्ड्रिंग और ड्रग ट्रैफिकिंग में इस तरह से घुस गया है कि अमेरिका को मालूम हो गया कि ये दाऊद उसका फाइनेंशियल एड वहां के टेररिज्म के लोग कर रहे हैं। और मुझे पूरा यकीन है और ताल ठोक के मैं आपके सामने कहूंगा कि अबोटाबाद जो एक्शन हुई ओसामा बिन लादेन के साथ वही होगी, लेकिन सरकार को यह देखना होगा कि कौन सा समय योग्य है, कौन सा समय सुटेबल है, और उसी समय में अमेरिका जैसी अबोटाबाद एक्शन हुई जरूर होगी, लेकिन वो कोवर्ट एक्शन। जी पार्थ सारथी जी, पॉसिबल है क्या ऐसा एक्शन? देखिए, बहुत सुन लिया और मेरा कुछ अनुभव है इन चीज़ों में। बांग्लादेश में 71 में, पाकिस्तान में 7 साल रह चुका हूँ। देखिए, अगर राजनीतिक मजबूती हो और आशा हो तो ये देश हर चीज़ कर सकता है। बांग्लादेश में हमने सेना नहीं भेजा, पहले दूसरों को प्रशिक्षण करके पाकिस्तान के सेना के लिए वहाँ रहना मुश्किल कर दिया। अब इन चीज़ों में और उपाय हमें ढूंढना चाहिए। अब हमने इजरायलियों को देखा है, मेरे लिए 3 लोग मेरे निशाने में होंगे, एक हफीज सईद, दूसरा मसूद अजहर और तीसरा दाऊद इब्राहिम। इनको निकालने के उपाय और ढूंढने पड़ेंगे। गुप्तचर होंगे, जैसे कि बांग्लादेश में 6 महीने गुप्तचर के हमने सेवाएं को हमने इस्तेमाल किया। तो ज़्यादा मैं उस पर बोलना नहीं चाहता, जिक्र नहीं करना चाहता, क्योंकि इस पर कुछ अनुभव है और बोलना उचित नहीं होगा। लेकिन अगर राजनीतिक दिल हो, दृढ़ता हो, तो इसके लिए एक रास्ता ढूंढना हमारे लिए मुश्किल नहीं है। गुप्तचर सेवाओं के उपयोग से, क्योंकि पाकिस्तान में भी ऐसे बहुत लोग हैं जो 8-10 लाख के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, और हमारे लोग जानते हैं वो हैं कौन। तो एक राजनीतिक दृढ़ता होना चाहिए, एक राजनीतिक आशा होना चाहिए। देश तो उसका सराहना करेगा, मैं इसका सराहना करूंगा। 80 साल की उम्र में है, बहुत दिन से मैं इसका इंतजार करता आ रहा हूं, और मैं यकीन रखता हूं कभी कभी मेरी आशाएं सफल रहेंगे या पाए जाएंगे, लेकिन करना चाहिए। और मेरी राय में ये जो दूसरों के हमें कॉपी करने की कोई ज़रूरत नहीं कि बिन लादेन से ये हुआ वो हुआ। हमारे पास अगर सोच समझ कर करें तो उपाय हैं और हम कर सकते हैं, लेकिन एक राजनीतिक दृढ़ता होना चाहिए बिल्कुल करने के लिए। और वो दृढ़ता, वो पॉलिटिकल विल तो इसी सरकार ने दिखाई मेरे ख्याल से। इफ्तिखार मिसगर साहब, वो तो दिखाई। हमने उड़ी के बाद भी घुसकर मारा, हमने बालाकोट भी किया, हमने गलवान में भी हड्डी तोड़ पराक्रम दिखाया। किसी भी दूसरे मुल्क ने आंख दिखाई तो आंख से आंख मिलाकर बात करी है।
तो ये तो दिखाया ना, इसलिए उम्मीदें भी ज्यादा है मेरे ख्याल से इसी सरकार से। हिंदुस्तान ने दिखाया, आप कह सकते हैं कि हिंदुस्तान ने दिखाया, हिंदुस्तान की फौज ने दिखाया, ये ना कहिए कि इस सरकार ने दिखाया। 71 किसने दिखाया? ऑपरेशन ब्लू स्टार किसने दिखाया? दाऊद को फौज ही मारेगी, मोदी जी नहीं जाएंगे। आप क्यों डर रहे हैं? देखिए, मोदी जी की सियासत तो फौज की इनके कंधों पे ना करें तो अच्छी बात होगी। आज हमारा जीडीपी कहाँ है, हमारी इकोनॉमी कहाँ है? मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा। मेरे को तो लग रहा था इस डिबेट में कोई ऑपोजिशन होगा ही नहीं। अभी आपने सुना नहीं, पाकिस्तान में रहे भारत के राजदूत जी ने क्या बोला? पॉलिटिकल विल पहले क्यों नहीं थी? 370 धारा पहले क्यों नहीं हटी? हमारे हजारों जवान शहीद कर दिए, पॉलिटिकल विल नहीं थी। आज पॉलिटिकल विल किसने दिखाई? फौज वही, सुरक्षा वही। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने पॉलिटिकल विल दिखाई जनाब। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने चाइना पे बॉर्डर पे जाके खड़ा होकर उनको दिखाया। कश्मीरियों के पॉलिटिशियंस को जेलों में बंद करके रखा, ये पॉलिटिकल विल है। आपने कश्मीरी बिल्कुल और बंद करेंगे, और बंद करेंगे इनको, जो टेररिस्टों को बना देंगे। कश्मीर पर नहीं है ना डिबेट सर, डिबेट कश्मीर पर नहीं है, डिबेट दाऊद पर है। यकीन मानिए आज मेरे को लग नहीं रहा था कि कोई मुझे ऑपोजिशन मिलेगा दाऊद के खिलाफ अगर मैं ताल ठोकूंगा, नहीं लग रहा था। मेरे को लग रहा था वन साइडेड डिबेट होगी। आपने इसको भी इंटरेस्टिंग बना दिया, मतलब आज इफ्तिखार मिसगर साहब। मेरे को लग रहा था कहाँ मुझे ऑपोजिशन मिलेगी, दाऊद का कौन पक्ष ले सकता है? हम बिल्कुल नहीं लिया। हमने बोला हमें दाऊद का ताबूत चाहिए और हमें कश्मीर, जो पाकिस्तान अतिरिक्त कश्मीर है वो चाहिए। ये सब कुछ कहते हैं, हमने कुछ नहीं किया, सब कुछ कर जाते हैं। लेकिन हवा में बातें नहीं चलती है। हवा में बातें नहीं चलती सर। देखिए अब तक क्या होता था इफ्तिखार मिसगर साहब, ये 370 हटना भी हवा में लगता था। अब तक उड़ी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक होगी, सुना नहीं था सर्जिकल स्ट्राइक भी हवा में लगता था। फिर बालाकोट भी हमको हवा में लगता था। अब तो रफाल भी आ गया सर, अब तो रफाल भी आ गया है। हवा में तो नहीं बातें कर रहे ना सुधांशु त्रिवेदी, उनको नहीं भरोसा हो पा रहा। जी पार्थ सारथी भी कह रहे हैं हो सकता है, उज्जवल निकम भी कह रहे हैं हो सकता है, गुरमीत सिंह जो कि सेना में उप प्रमुख रहे हैं वो भी ये कह रहे हैं। ऐसा तो नहीं आपने ज्यादा सपने दिखा दिए, उड़ी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट स्ट्राइक और फिर गलवान। देखिए इफ्तिखार मिसगर अभी बोल रहे थे हवा में नहीं हो सकता जनाब, जमीन पे उरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक करके दिखा दिया और हवा से बालाकोट दिखा दिया। अब जमीन हो या हवा, और अब तो रफेल भी आ गया, हवा में मार और तगड़ी हो गई है। और अब हमारे पास न्यूक्लियर सबमरीन भी है, तो आप चिंता मत करिए, जल थल नभ तीनों से काम करने की क्षमता है। हाँ जी पार्थ सारथी साहब ने एक बात बोली, देखिए उन्होंने बड़े सूक्ष्म में संकेत दे दिया, साम दाम दंड भेद। हमारे पास तो बहुत सारा बेटर इक्विप्ड माहौल है पाकिस्तान के अंदर। अफसोस की 96-97 में वो हमारे डीप एसिड्स रॉकेट खत्म नहीं किए गए होते तो हम कितने ही मजबूत होते। खैर आज भी स्थिति ये है, सिर्फ पॉलिटिकल विल चाहिए, तो बिट्टा साहब ने कहा। और पॉलिटिकल विल का एग्जांपल क्या होता है? 1972 में म्यूनिख ओलंपिक में इजराइल के कई खिलाड़ी मारे गए ब्लैक सितंबर आतंकवादी से। चंद सालों के अंदर वो सब के सब मार दिए गए, चाहे कोई एक्सीडेंट में मरा, चाहे कोई किसी दवाई के जहर से मरा या गोली से मरा, मगर खत्म सब हो गए चंद वर्षों में। इसे कहते हैं पॉलिटिकल विल। इसीलिए आज इजरायलियों के ऊपर हाथ उठाने से पहले 100 बार आदमी सोचता है। मोदी जी के आने के बाद इतना भारत ने वह पॉलिटिकल विल दिखाने की बात कही। और अमन जी एक बात और कहूंगा जी, अभी एक और बात अच्छी कही उन्होंने कि हाफिज सईद लश्कर तैयबा का चीफ है, वहां जैश ए मोहम्मद का चीफ है, ये ओसामा बिन लादेन अलकायदा का चीफ पाया जा चुका है। और दाऊद को तो डी कंपनी कहते थे। ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं पाकिस्तान में, इनके चीफ है। और हमारे यहाँ कौन? फॉर्च्यून 500 की टॉप 20 कंपनियों के सारे चीफ, ज्यादातर हमारे मतलब अच्छी संख्या में हमारे मास्टर कार्ड का चीफ। इतना भरोसा तो दुनिया के क्लाउड में जमीन आसमान का बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो हमारी हैसियत में बहुत अंतर है, हैसियत में बहुत अंतर है। और इतना भरोसा तो दाऊद को नहीं होगा कि मुझ पर हमला नहीं होगा जितना यहाँ इफ्तिखार मिसगर आपको था। दाऊद भी वहां डर गया है, दाऊद भी डरा हुआ, आईएसआई को लगातार फोन कर रहा है उसको सेफ हाउस में शिफ्ट कर दिया जाए, सेना के अफसरों से वो लगातार बात कर रहा है। इतना दाऊद को भरोसा नहीं है कि मुझ पर हमला नहीं होगा जितना आपको है। बहुत बहुत शुक्रिया ताल ठोक के देख रहे थे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.